नमस्कार दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, आप सब जानते हैं कि भारत और यूएस के रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। चाहे टैरिफ को लेकर चीजें हो गई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से उनके बयान आए, तो कहीं ना कहीं भारत यहाँ पर अच्छा फील नहीं कर रहा है, और स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान के काफी करीब जाते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है, आप देख सकते हो, आज बस कुछ ही घंटे पहले खबर आ रही है कि अमेरिका और भारत ने 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया यूएस इंक 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब अचानक से कहां से ये डिफेंस पैक्ट आ गया, इसमें क्या क्या चीजें हैं, भारत को और अमेरिका को दोनों को क्या क्या फायदा हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली एक्सटेंडेड सेल का आज आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक आपके पास समय है। कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हो, 2027 का हो, 2028 का हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, भारत और अमेरिका ने 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसको ऑफिशियली साइन किया कर दिया है, और आप कह सकते हैं एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है दोनों देश के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिस तरह से इवॉल्व हुई है। और ये जो डील है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, तो आप सब जानती होंगे, जैसे भारत में हम डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जो कि राजनाथ सिंह जी हैं, वैसे ही अमेरिका में उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है। तो दोनों की मुलाकात आज नई दिल्ली में हुई। मतलब अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भारत आए हुए थे न्यू दिल्ली में, और तभी यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट है ये एक ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करेगा फॉर बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन फॉर नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 सालों में भारत और अमेरिका डिफेंस सेक्टर में क्या क्या करने वाले हैं, उसका ये ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो। और इसकी कोशिश यही है, एम यही है कि जो इंटरऑपरेबिलिटी है, मतलब दोनों देश के जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह हैं, दोनों देश कैसे, कोई अगर समस्या आती है, मान लो चाइना से फाइट करना है, किसी और देश से फाइट करना है, तो क्या दोनों देश एक साथ मिलकर कर सकते हैं। तो जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को डीपन करा जाएगा, जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है उसको एनहांस किया जाएगा, और जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है मेन इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके साथ अलाइन करता है ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूं। कई लोगों को लग रहा होगा कि अचानक से कोई नया एग्रीमेंट आ गया, ऐसा नहीं है। पिछले 20 वर्षों से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इस तरह का एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो 10-10 साल के लिए था। जैसे पहली बार 10 साल का जो डिफेंस फ्रेमवर्क मॉडल साइन किया गया था वो था 2005 में, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय ये हुआ था, और वो बहुत इनिशियल लेवल का था। मतलब यहां पर पहली बार जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। फिर आगे चलकर ओबामा के समय 2015 में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो गए थे, उस समय इसको रिन्यू किया गया था। और यहां पर मेन कोशिश यही थी 2015 वाले में कि मिलिट्री एक्सरसाइज को और बढ़ाया जाए, इंटेलिजेंस एक्सचेंज बढ़ाया जाए, डिफेंस ट्रेड किया जाए। लेकिन अब ये जो है वो एक स्टेप फर्दर चला जाता है। 2025 में ये वाला जो साइन किया गया है, यहां पर कोशिश ये है कि अगले 10 सालों में दोनों देश और कितना ज्यादा अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। मतलब जो इक्विपमेंट हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, वो कितना भारत में बन सकता है। जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जो अमेरिका अभी तक सेल नहीं कर रहा था किसी और देश को, वो हो सकता है भारत को मिल जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसको मेजर डिफेंस पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी ये कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें 4-5 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब यहां पर दोनों देश के बीच में जो डिफेंस कम्युनिकेशन है, लॉजिस्टिक हो गया, टेक्निकल प्रोसीजर्स हो गए, वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि थोड़ा सा वो सिमिलर हो सके। इसके अलावा जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होते हैं दोनों देश के बीच में, जैसे मलाबार एक्सरसाइज आपने सुना होगा, युद्ध अभ्यास सुना होगा, कोप इंडिया सुना होगा, तो उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा, और ज्यादा जो हमारे पर्सनल है, आर्मी पर्सनल, उस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा है इसके अंदर डीप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, मतलब जो ज्वाइंट प्रोडक्शन होता है, को डेवलपमेंट होता है डिफेंस इक्विपमेंट का, वो दोनों देश मिलकर करेंगे। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि भारत को जरूरत है कि जो अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास आए। तो इसकी वजह से भारत की जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो और ज्यादा मजबूत होगी, और जो यूएस के कंपनीज हैं उसको भारत में जो लोकल सप्लाई चेन है उसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा है यहां पर डिफेंस ट्रेड को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है, मतलब एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग। क्या है कि अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो अमेरिका सेल नहीं कर रहा था, तो उसमें जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट को हटाया जाएगा, और अमेरिका
अमेरिका भारत को वो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स दे सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो इमर्जिंग डिफेंस डोमेन है उसमें भी डेवलपमेंट होगा, जैसे स्पेस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई का जमाना है, अंडर सी वॉरफेयर हो गया, उसमें दोनों देश मिलकर कॉपरेशन करेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब यहाँ पर जो सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स होता है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि ज्वाइंट सिचुएशन जो अवेयरनेस है, मैरीटाइम डोमेन मॉनिटरिंग हो गया, काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन हो गया, वो दोनों देश एक साथ मिलकर करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो यहां पर 4-5 सेक्टर्स हैं जिसको लेकर कोलैबोरेशन हो रहा है। पहला है एरोस्पेस, मतलब एडवांस्ड फाइटर जेट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एयर डिफेंस सिस्टम, ये काफी बड़ा एक सेक्टर होगा जिसमें दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। इसकी वजह से आप कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन है वो बढ़ सकता है। दूसरा आ गया आपका नवल सिस्टम्स, मतलब जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है, कैरियर कॉपरेशन है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, उसमें दोनों देश अगेन अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे। मिसाइल सिस्टम हो गया, जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस है उसका ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। साइबर एंड स्पेस में मैंने आपको बता ही दिया। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लोकल असेंबली मेंटेनेंस हब, वो भारत के अंदर ओपन किया जा सकता है। अब तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अगेन यहां पर सबसे पहला तो यह आता है कि दोनों देश मिलकर ड्रोन्स बनाएंगे, मतलब यहां पर जैसे एलएनटी हो गया भारत की कंपनी, और वैसे ही अमेरिका का हो गया जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, उनके बीच में पार्टनरशिप एक्सपैंड हो सकता है जिसमें जो लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। दूसरा है आपका एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट, जैसे F-35 का सेल हो गया। तो अभी तक बहुत जल्दी नेटो के अलावा और किसी देश को अमेरिका जो है इसको सेल करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे आपका अमेरिका इसी साल फरवरी में, ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो उस समय यहाँ पर इसकी चर्चा हुई थी कि F-35 भारत को बेचा जा सकता है। लेकिन देखो अगेन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या भारत F-35 खरीदेगा? हमारे पास और भी ऑप्शन है, रशिया का ऑप्शन हो गया सुखोई। तो यहाँ पर क्या भारत अपना खुद का जो AMCA प्रोग्राम है उसी को आगे बढ़ाएगा? क्या करेगा एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है आगे। हो सकता है कुछ हम F-35 भी ले लें, कुछ सुखोई भी ले लें, डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। इसके अलावा नेवल कॉपरेशन, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, मेंटेनेंस सपोर्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन के लिए चाहिए, वो दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका मिसाइल और सेंसर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन प्रिसीजन वेपन हो गया ना, जो टेक्नोलॉजी इस समय अमेरिका के पास है वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। और ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट, देखो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ज्वाइंट कमांड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, जो शेयर्ड बेस एक्सेस हो गया, वो अमेरिका को मिल सकता है, हमें उनका मिल सकता है। तो काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर बताया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो अगर हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है उसको रीइंफोर्स करता है, मतलब वो भारत को एम्पावर करना चाहेगा अमेरिका, ताकि चाइना का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर बैलेंस किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय अमेरिका के लिए। दूसरा है आपका वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डिफेंस मार्केट है भारत अपने आप में, हम कितना सारा इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा बाई करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, तो उसका एक्सेस चाहता है अमेरिका, चाहता है कि और इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट वो भारत को बेचे। और साथ ही साथ जो क्वाड अलायंस है उसको भी मजबूती मिलेगी। जहाँ तक भारत का सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो डिफेंस पोर्टफोलियो है वो रशिया और यूरोप के अलावा और डाइवर्सिफाई होगा जब हम ज़्यादा अमेरिका से लेंगे। इसके अलावा कटिंग एज जो यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो भारत को चाहिए उसका एक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिफेंस कैपेबिलिटी है इंडियन ओशन रीजन में वो मजबूत हो सकती है। और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है भारत की वो एनहेंस हो सकती है। तो इसलिए ये भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसके अलावा अगर हम जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करें, देखो चाइना डेफिनेटली इसको एक कंटेनमेंट मूव की तरह देखेगा जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, और इसकी वजह से हो सकता है चाइना जो है कुछ ही समय बाद अपना नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा दे, एक पोस्चरिंग, एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करें। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो देखो पाकिस्तान भी पूरी निगाहें लगाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी पिछले कुछ समय से सोच ही रहा है कि अमेरिका की पास जाकर बैठ गया है वो, जो भी अमेरिका और ट्रंप के बीच जो अमेरिका और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हो, आसिम मुनीर लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी एक इसको काउंटर बैलेंस करे चाइना के साथ और अपना रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश करे। इसके अलावा रीजनल अलायंसेज यहाँ पर बढ़ सकते हैं, जैसे भारत की जो स्टैंडिंग है क्वाड में वो मजबूत हो सकती है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखा जा सकता है भारत को जब अमेरिका
भारत के अंदर अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक्सपैंड करेगा और ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में भारत एक अहम रोल निभा सकता है अगर और ज़्यादा इंडस्ट्रीज भारत में क्रिएट होती हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, बोलने में तो बहुत मीठी मीठी लगती हैं, ऐसा लगता है क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो एक्सपोर्ट कंट्रोल। यूएस के अंदर अगर आप देखोगे कई कानून वगैरह जैसे ITAR, जिसके तहत जो हाई एंड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो अमेरिका जल्दी से किसी और देश को नहीं देता है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। तो क्या भारत को मिल पाएगा? फिर दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन डिलेज। क्या है कि अगर कोई चीज़ साइन भी हो जाता है तो अमेरिका में भी और भारत में भी दोनों जगह ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं काफ़ी सारे। तो क्या वो जल्दी रिजॉल्व हो पाएंगे? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी कंसर्न है ना, भारत को अपना पार्टनरशिप मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। हम जो भी अभी तक करते आए हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लिए हैं, रशिया के साथ भी मेंटेन करना है बाकी, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी देखो, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है अभी भी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, वर्क फोर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो अभी नहीं है। तो भले ही अमेरिका कह दे कि वो भारत में इंडस्ट्री सेटअप करेगा, लेकिन क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? और ट्रांसपेरेंसी के भी अभी इश्यूज़ हैं। देखो, ये एग्रीमेंट साइन किया गया, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, वो देखना होगा अल्टीमेटली जब सारी चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट? देखो, एक तो ये है कि यूएस की जो डिफेंस कंपनीज हैं, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स, इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी भारत के अंदर अपना मार्केट एक्सपैंड करने में। वहीं भारत की जो कंपनीज हैं, HAL, DRDO, टाटा एडवांस सिस्टम, L&T, तो इनको कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा ज्वाइंट प्रोडक्शन करने का अमेरिकन कंपनीज के साथ, और साथ ही साथ जो हाई स्किल जॉब्स हैं वो जनरेट होंगी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम को बड़ा बूस्ट मिलेगा, और भारत भी अपने आप को रीजनल मेंटेनेंस सप्लाई हब की तरह पोजीशन कर सकता है। इनफैक्ट जाने से पहले मैं आपको ये कंपैरिजन भी दिखा दूं कि 2015 में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था और अभी 2025 में आज जो साइन हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है फोकस एरिया। 2015 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और यूएस के बीच में, वहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक कॉपरेशन, उस पर फोकस किया गया था। इस बार इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और हाई टेक ट्रांसफर पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी है। उस समय जो साइन किया गया था वो टेरर एरा, जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर एरा है, उसके तहत किया गया था। इस बार फोकस इंडो पैसिफिक कंपटीशन पर है, चाइना के ऊपर फोकस है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए। टेक्नोलॉजी डोमेन में अगर आप देखोगे तो पहले कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, कम्युनिकेशन और सर्विलेंस तक था। इस बार साइबर, AI, ऑटोनोमस सिस्टम, अंडर सी वॉरफेयर, इन सब के ऊपर फोकस है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एम्फेसिस की बात करें तो उस समय लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग की बात कही गई थी। इस बार मेक इन इंडिया को पुश दिया जा रहा है कि अमेरिकन कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी। इसको पहले मिलिट्री कोऑर्डिनेशन था, इस बार काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत अमेरिका का ये जो 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क है, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारत का जो रोल है एज अ ट्रस्टेड यूएस डिफेंस पार्टनर वो बढ़ जाता है। और सक्सेस काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई होप कि ये जो एक बड़ी खबर आई अभी बस कुछ ही देर पहले, वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा एग्रीमेंट है भारत और यूएस के बीच में जो कि मिलिट्री लॉजिस्टिक कॉपरेशन से रिलेट करता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली दिवाली एक्सटेंडेड सेल आज रात 12 बजे तक ही है, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।